छज्जू राम का काम तो आपने कर दिया, लेकिन जब मैं पैसा वसूल करने गया तो 1000 हाथ में थमा के बोला भाग जा, जो जी चाहे कर ले। लाओ, मैं अभी उससे निपट लेता हूं। रंगा, तुम यहाँ? क्यों बे मक्कार छज्जू राम, तूने वादा किया था कि अगर मैं तुझे चिमनलाल की ब्लैकमेल से बचा लूं तो तू मुझे 5000 रुपए देगा, और अब अपना काम हो जाने के बाद इस रंगा को ठेंगा दिखाता है। 5000? कोई एग्रीमेंट किया था क्या? जाओ जाओ, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ, नहीं तो कोर्ट में केस करो। हाँ। कोर्ट? तो जैसा कमीना आदमी कोर्ट में गीता की सौगंध खाकर भी झूठ बोलेगा, लेकिन गले पर छुरी रखी जाए तो सच बोलेगा। अब बता, एग्रीमेंट कितने का था? 5000। और झूठ बोलने का जुर्माना कितना? कितना? 2000। ए छोकरी, ये ले, उस तिजोरी में से 7000 रुपए निकाल दे। चल। देखो छज्जू राम, अगर मैं चाहूं तो तेरी तिजोरी खाली कर सकता हूं, लेकिन अपने हक का ही ले रहा हूं, क्योंकि तुझ जैसे कमीने में शराफत ना सही, मुझ में तो है। देखो चुड़ैल, बेहतर यही होगा कि तू अपने घर का रास्ता नाप, क्योंकि एक बार जिसे मेरा मुक्का पड़ जाता है ना, वो बेकार और निकम्मा हो जाता है, समझी? रंगा रंगा, सुल्तान को पता लग गया कि तुम बाहर गए थे। उसने अपने आदमियों को हमारे दोस्त जोशी का होटल लूटने के लिए भेजा।
अपने अपने कपड़े उतारो, उतारो मेरे का। अब जिसने तुम्हें भेजा है उसी के पास वापस जाओ, जाओ। काम छोड़ो, लड़ाई के मैदान से वापस भाग आए, वो भी इस हालत में। कुत्ते के बच्चों कपड़ों के साथ साथ नाक भी कटवाते। अब निकल जाओ यहां से, वरना कुत्ते छोड़ दूंगा तुम लोगों पे। अब इस रंगा को मैं ठीक करूंगा। तो क्या? मक्खी तुम नहीं, मक्खी है वो रागनी। क्या मतलब? मतलब ये कि हम रागनी से शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि उसकी सारी दौलत हासिल कर लें। जहां शादी हुई कि उसे मरी मक्खी की तरह घर से बाहर फेंक देंगे। समझ गई? रागनी, रागनी कहाँ जा रही हो? अरे सुनो तो, अरे बंसी, बंसी, मोटी, बंसी, दरवाजा खोलो। क्या है? बंसी बाबू, रागनी भाग गई। हाँ। लेकिन बंसी दास के पंजों से निकल कर जाएगी कहां? सुल्तान के होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारे आदमी उसे पकड़ के तुम्हारे सामने ले आएंगे। ओके? कमाल है, दरवाजा खुला कैसे है? रंगा का दरवाजा खोलने की किसकी हिम्मत हो सकती है? कौन है? कौन है अंदर? कौन है अंदर? कोई भी नहीं। फिर दरवाजा खुला कैसे रह गया? हाँ? कौन है बे? कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? ये मेरा घर है। तुम्हारे घर? और क्या तुम्हारा? तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे से। खुला था, आ गई। खुला था, आ गई? तुम्हारे बाप का घर है क्या? चलो जाओ यहाँ से। मेरा कोई घर नहीं है। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं है? तो फिर कहाँ जाएगी? कहीं नहीं। कहीं नहीं? हाँ, यहीं पर रहूंगी। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? घर वाला। घर वाला? हाँ, तुम्हारा घर है ना, इसलिए तुम घर वाला। मेरा नाम रंगा है। मेरा नाम रागिनी। मैं एक गुंडा हूँ, इस इलाके का दादा हूँ। लोग मेरे नाम से कांपते हैं। हंस क्यों रही हो? मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि तुम अच्छे लगते हो, इसलिए मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, आज रात तुम यहीं रह लेना, सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। ये लो, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर जाके सोता हूँ। अरे ये अभी तक गई नहीं? ओ सुनो, अरे चलो यहां से। अरे मुंह से काम नहीं चलेगा। नहीं, अरे बाप रे, हाथ पांव दोनों चलते हैं। अरे सुनो, उठो यहां से। चाय। चाय में कुछ नहीं, निकलो यहां से, मैंने कहा। चाय। क्या तुम्हारे नौकर बैठे हैं क्या? हाँ, चलो यहां से। चाय पिए बिना कैसे जाऊं मैं? ठीक है, चाय पीने के बाद तो जाओगी ना? हाँ, लेकर आता हूँ अभी। चाय में दूध और शक्कर थोड़ी ज्यादा। वाह 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 वाह, दो चाय। भाई तुम्हें कैसे मालूम कि मैं आ रहा हूँ? ये चाय तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? एक मेहमान के लिए। मेहमान? मेरे सिवा तुम्हारा इस दुनिया में और है ही कौन? आओ तुम्हें मैं बताता हूँ, मेरा खास मेहमान। आओ। मेहमान?
आओ। हैं? तुम्हारे घर में लड़की और वो भी पेंट में? यही है वो मेरी खास मेहमान। ये लो चाय पियो और खिसको यहाँ से। मैं जाऊं? हाँ हाँ। देखिए आप अच्छे आदमी लगते अरे। हैं, आप ही मेरी मदद कीजिए। ये मुझे घर से बाहर निकाल रही है। मेरा अपना कोई घर नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? परंतु आप रो क्यों रही हैं? मैं अकेले हूँ, अनाथ हूँ। मेरे हाल पे आप रहम खाइए। एक आप लोग इस तरह मत ठुकराइए। ये अत्याचार है दोस्त। एक अबला और अनाथ नारी को इस तरह तुम घर से बाहर निकाल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ी आंसू भरी कहानी है। मैं भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा रहा हूँ। मैं इस दर्द भरी कहानी पर अवश्य एक उपन्यास लिखूंगा। अबला जीवन, हाय तुम्हारी ये कहानी। आंचल में है दूध, आंखों में पानी। राम कुमार, मेरी बात सुनो राम कुमार। राम इसे कुमार, बाहर न निकालो, ये अत्याचार है। इसे बाहर न निकालो, इसे बाहर न निकालो। मुझसे सहा नहीं जाता। सुनिए, मेरे नहीं तो अपने दोस्त का कहना मान लीजिए। अजीब मुसीबत है, समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरे नहाने का पानी का इंतजाम कीजिए। बाहर कुआं है, कुएं के पास बाल्टी है, खुद जाकर ले लो। वहीं से आप निकाल के दे दीजिए ना, प्लीज। ठीक है ठीक है, ठीक है। मैं चलता हूँ, रात को देर से आऊंगा। 10 रुपए पड़े हैं, कुछ मंगाकर खा लेना। कुछ पता चला? नहीं, सोचता हूँ कि अखबार में खबर छपवा दूं कि ढूंढने वाले को 10,000 रुपए इनाम। 10,000 खर्चने से 10 लाख की मुर्गी हाथ में आती है, तो इसमें सोचना ही क्या? ठीक कहती हो तुम। अरे ये क्या, 10 का नोट ऐसे कैसे ही पड़ा है? इसका मतलब तुमने कुछ खाया नहीं? खाती कैसे? अकेले बाजार जाते हुए मुझे डर लगता है। ओह, तो सुबह से भूखी हो? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो ये खा लो, अपने लिए लाया था। अपने लिए लाई थे ना, तो तुम ही खाओ। मुझे आदत है तकलीफें सहने की। अरे बाबा, खाना बांट कर खा लेते हैं, बाद में तकलीफें भी बांट लेंगे। हाँ चलो ऊपर आओ। क्या हुआ? अंदर गर्मी है, मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं? एक लोरी गाओ। क्या? एक लोरी गाओ ना। मुझे गाना वाना नहीं आता। क्यों नहीं आता? गाना सबको आता है। इन पक्ष के लिए भिजवा दूं ताकि इसकी बिक्री बढ़ जाए, है ना? उस नई कहानी का शीर्षक होगा रामू की धर्मपत्नी खेत में गई क्यों। सस्पेंस। अरे गुरु, वो पेंट वाली अबला नारी इसमें पधारी। जरा पढ़ो तो क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि घर से भाग गई है। इसको ढूंढने वाले को 10,000 रुपए का नकद इनाम मिलेगा। ये तो कह रही थी कि ये अनाथ है, इसका कोई नहीं है। लगता है चालू है। बाहर निकलो। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? तुमने क्या कहा था? तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा कोई घर नहीं है। किसका घर है ये? नहीं, मेरी बात तो चलो सुनो। चलो। अरे बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैं तो रो रो कर परेशान हो गई। घर पे बारात आकर लौट गई। कितनी शर्म की बात है। श्रीमान, बहुत बहुत शुक्रिया इसे यहाँ लाने का। हमने इसकी बहुत तलाश की। जब ये नहीं मिली तो मजबूरन इसकी तस्वीर अखबार में छपवानी पड़ी। ये देखो। कमाल है, इसने तो मुझसे कहा था कि इसका दुनिया में कोई नहीं है, और ये लो। इसी के लिए तुम मुझे घर लेकर आए थे ना? लो अपना इनाम और चले जाओ यहाँ से। मैं इसके लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाया था, बल्कि इसलिए लाया हूं कि मुझे मेरे माँ बाप भाई बहन न होने का दर्द मालूम है। घर घर ही होता है, इस तरह घर को छोड़कर नहीं जाया करते। अपनी शादी के लिए ये तोहफा मेरी तरफ से स्वीकार कर लो। लो, शादी की भेंट भी मिल गई। चलो अब शादी कर लेते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, वरना अब देख मैं तेरे बंसी कैसे बजाता हूं। ये क्या कर रही हो? ऐसे भी कोई मारता है? जरा जोर से मारो। ये कहाँ की शराफत है? मैं भूल ही गया था कि इस घर में शरीफ लोग रहते हैं।
मारपीट अच्छी बात नहीं है। वैसे आप भी शक्ल से शरीफ लगते हैं, तो फैसला आप ही कर दीजिए। रागिनी के स्वर्गीय पिताजी ने इसकी शादी मुझसे तय की थी। लगता है आपको विश्वास नहीं आ रहा है। ये देखिए उनका वसीयतनामा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर रागिनी ने बंसीदास से यानी कि मुझसे शादी नहीं की तो यह घर और उनकी सारी दौलत इसे नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये उनका हस्ताक्षर, सिग्नेचर देखिए। ये सब झूठ है। तुमने पापा को शराब पिलाकर ये सिग्नेचर करवा लिए थे। छी, कितनी बेशरम लड़की है, अपने बाप को शराबी कहती है। खैर, हस्ताक्षर तो उन्हीं के हैं, चाहे उन्होंने शराब पी के किए हो या दूध पी के। ये उनकी आखिरी इच्छा है, उनकी आखिरी वसीयत है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझसे शादी कर लो, ताकि उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले और तुम्हें उनकी धन दौलत। मुझे नहीं चाहिए सारी धन दौलत। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। नहीं करनी है तो मत करो भाई, इसमें नाराज होने की क्या बात है। मैं एक काम करता हूँ, उनकी वसीयत के अनुसार उनकी सारी धन दौलत अनाथ आश्रम को दे देता हूँ। लेकिन उस अनाथ आश्रम को नहीं जिसके कर्ता धर्ता तुम हो। इस वसीयत में साफ साफ लिखा है कि रागिनी देवी यानी मैं जिसे चाहूंगी उसको सारा धन दौलत और मकान दान कर दूंगी। ये तुम कैसे कर सकती हो? ये भी पापा के सिग्नेचर है ना। शराब पीकर किए हूँ या दूध पीकर, मैं सारी जायदाद अनाथ आश्रम में डाल दूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। हाँ रंगा, मुझे ले चलो इस नरक से, नहीं तो पैसों के लिए ये मेरी जान ले लेंगे। चलो। खबरदार जैसे यहाँ से बाहर लेके गया। लेकर गया तो क्या कर लेगा? मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा, तेरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। देख बे गुर्गे, अगर तुम मर्द का बच्चा है और तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो कान खोलकर सुन ले। मेरा नाम रंगा है और मैं पुरानी बस्ती में रहता हूँ। तेरा जो जी चाहे कर लेना। अब तुम कहाँ जाओगी? फिलहाल तो तुम्हारे घर। देखो रागिनी, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और मैं एकदम अनपढ़ गंवार। तुम अच्छे खानदान से हो और मैं सड़क पर पलकर बड़ा हुआ हूं। तुम शरीफ हो और मैं एक गुंडा और बदमाश हूं। तुम मेरे साथ उस घर में कैसे रह सकती हो? वो एक ही घर है जहाँ कई सालों के बाद मैं आराम की नींद सो सकी हूँ, जहाँ मुझे अपनी इज्जत लूटने का डर नहीं है। मुझे रुपए पैसे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। मुझे उस घर में जगह चाहिए, तुम्हारे दिल में जगह चाहिए। बोलो। ये लो चाय। रंगा, हाँ? शादी के बाद तुम बहुत बदल गए हो। हाँ यार, जिंदगी में पहली बार महसूस कर रहा हूं कि मैं किसी को चाहता हूं और कोई मुझे चाहता है। गुरु, गुरु! अरे रामकुमार, ये क्या हुआ? सुल्तान के आदमी कई बार तुमको बुलाने के लिए आए, लेकिन तुम वहां गए नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे मारा और कहा कि तुमको वहां भेज दे। लेकिन नहीं गुरु, तुम वहां जाना मत, वो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम वहां जाना मत गुरु। सुल्तान, मेरे आदमी पर हाथ उठाने का अंजाम जानते हो सुल्तान सेठ? सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम्हारा भौंकना बहुत जोरदार है, अच्छा लगा। मुझे भी कुत्ते पालने का शौक है। ये हैं 10,000 रुपए, हर महीने आके ले जाया करो। लेकिन आज के बाद तुम किस पर भौंकोगे, किसे काटोगे, ये मैं बताऊंगा। आज से तुम मेरे आदमी हो, कोई पुलिस कोई कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ ऐश करो। सुल्तान सेठ, तुमने आज तक कुत्ते पाले, शेर नहीं, और शेर कभी किसी की गुलामी नहीं करता। आज के बाद फिर कभी मेरे किसी आदमी पर हाथ उठाया तो याद रखना, अपने कुत्तों के साथ तुम भी कुत्ते की मौत मारे जाओगे। बहुत भौंक लिए, हमें भौंकने वालों को चुप कराना भी आता है।
तू भी खा तेरे ये कुत्तों का बिस्किट, खा कुत्ता खाए। आपकी तारीफ। आप यहाँ पर नया आए इंस्पेक्टर साहब। मैं यहाँ का एक बहुत शरीफ आदमी हूँ, बंसीदास मेरा नाम है। हमें एक गुंडे ने जिसका नाम रंगा है बहुत परेशान कर रखा है। आज उसने मेरे 2 सुल्तान को मारा है। हो सकता है कल वो मेरी पिटाई कर दे। इंस्पेक्टर साहब आप फौरन उसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, आई विल लुक इनटू द मैटर। कौन हो तुम? मैं रंगा की पत्नी हूँ। रंगा कहाँ है? क्यों? मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ। किस जुर्म में? उसने एक शरीफ आदमी के घर में घुसकर उसको और उसके नौकरों को मारा है। अगर ये सच है तो मैं खुद उन्हें आपके पास लेकर आऊंगी। इट्स अ प्रॉमिस। तुम उसे लाओगी? हाँ। देखता हूँ। अरे पगली, रो के रही हो? ये सब तो चलता ही रहता है। मेरे रोने की वजह एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे, इसे बुरी खबर कहती हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर तो तुम्हारे लिए है, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत बुरी है। क्या मतलब? वो बड़ा होकर जब स्कूल जाएगा तो लोग उसे पूछेंगे कि तुम्हारा पिता क्या करता है, तो वो क्या बोलेगा? कि वो गुंडागिरी करता है, अपने मोहल्ले का दादा है। तुम कहना क्या चाहती हो? यह कि उसके साथी उसे नफरत करेंगे, उसे भी चोर लुटेरा समझेंगे, उस पर थूकेंगे। किसी की हिम्मत नहीं मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर देख भी सके। वो घर में बैठकर राज करेगा और मैं उसके लिए दुनिया भर की खुशियां, सारी दौलत इकट्ठा कर दूंगा। और उन सारी खुशियों और धन दौलत पर एक साइन बोर्ड लगा देना, उस पर लिख देना कि यह सारा माल चोरी का है, लूट का है, जिसमें खून की बदबू आती है। तो क्या हुआ? दुनिया के तमाम लोग चोरी करते हैं। हर अमीर आदमी किसी न किसी का हिस्सा लूटता है, चोरी करता है। चोरी चोरी होती है, चाहे एक आदमी करे, चाहे सारी दुनिया करे, पर मुझे सारी दुनिया से नहीं, सिर्फ एक आदमी से मतलब है। वो आदमी जिसे मैंने एक दिन चुटकी भर सिंदूर लिया था, आज वो सिंदूर तेज आंधी के बीच टिमटिमाते दिए की तरह डर से कांपता रहता है। न जाने कब बुझ जाए, न जाने कब मिट जाए। आखिर आंधी में जलता हुआ दीपक कब तक जलेगा? उसके बाद क्या होगा उस अनाथ बच्चे का? क्या होगा उसके विधवा पत्नी का? क्या होगा उन सपनों का जो एक बाप अपने बच्चे के लिए बुनता है? क्यों सोचा है कभी? लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? जब से बड़ा हुआ हूं यही करता आया हूं। मैं लड़ने मारने के सिवा और कुछ जानते ही नहीं। और भी बहुत कुछ जानते हो। क्या? प्यार करना। जो दिल प्यार करना जानता है वो जब जहां चाहे एक सुंदर संसार बना लेता है। इस बच्चे के लिए तुम्हें भी एक नया संसार बनाना होगा। कैसे? तुम्हें हिंसा के रास्ते को छोड़ना होगा, अपने पापों को प्रायश्चित करना होगा। मुझे देखकर चौंक क्यों गए इंस्पेक्टर साहब? मैं यहाँ किसी गुंडे या बदमाश की शिकायत करने नहीं आया हूँ, ना ही झगड़ा करने आया हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ इसकी खातिर आया हूँ। इंस्पेक्टर, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन क्या आपका कानून अपना फर्ज पूरा कर सकेगा? क्या मेरे पति के साथ सही इंसाफ हो सकेगा? हर महान आदमी के पीछे एक औरत होती है, और आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आपकी अच्छाइयां मिस्टर रंगा को एक महान आदमी बना देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनको कम से कम सजा मिले।
ये कल से यहाँ काम पर आ जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम्हें काम की जरूरत थी और गोपाल बाबू को एक अच्छे ईमानदार आदमी की जरूरत थी, मैंने दोनों को मिला दिया। अच्छा नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा नमस्ते, नमस्ते। भाभी जी, आज मैं आपसे दो चीजें मांगने आया हूं। क्या भैया? एक तो आपके हाथ की ये गर्मा गर्म चाय और दूसरा आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद? हाँ, देखिए, गुंडागर्दी के धंधे से हटाकर आपने अपने पति को एक नया रास्ता दिखाया है, तो मैं भी उसी नेक रास्ते पर चलना चाहता हूं। एक प्रसिद्ध लेखक बनना चाहता हूं ताकि दुनिया वाले मुझे देखकर कहें आदर से, ये आ रहा है राम कुमार बीए, है ना? आशीर्वाद दीजिए। और कहानी लिखना चाहता हूं। क्या आप कहानी लिखेंगे? अब कहानी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है, कहानी में जो पात्र हम पैदा करते हैं वो ऐसे लगने चाहिए जैसे आंखों के सामने खड़े हो, जीते जागते। अब तू जा, डिस्टर्ब मत कर, मेरा मूड आ रहा है, मूड। एक गरीब खानदान की लड़की ने एक अमीर जमींदार के लड़के से बिना बाप की मर्जी के शादी कर ली। जमींदार भौचक्का हो गया। जमींदार की शक्ल देखकर गरीब लड़की डर के मारे कांप गई। तब जमींदार के लड़के ने कहा, राधा डरो नहीं, पिताजी को प्रणाम करो। राधा डरो नहीं, पिताजी को प्रणाम करो। है? आप लोग कौन हैं? तुम्हारी कहानी के पात्र। कहानी के पात्र? अरे अगर कहानी के पात्र हो तो कहानी के अंदर रहो, बाहर कैसे आ गए? अरे तुम अजीब आदमी हो, पहले कहते हो हमारी कहानी के पात्र ऐसे होने चाहिए, हमारी आंखों के सामने जिंदा जीते जागते, और अब कहते हो यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ हमें क्या करना है? ठहरो 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 भाई, ये कहानी है, इसमें जरा सोचना पड़ता है। मैं क्रिएटिव राइटर हूं। उस पत्थर दिल जमींदार ने अपने लड़के से कहा कि बेटा, मैं तुझे अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। पत्थर दिल है? मेरी दौलत को फूटी कौड़ी बोलता है? तुझे किसने कहा मैं अपने बेटे को कुछ नहीं देने वाला? काला हुआ तो क्या हुआ, बोल। भाई ये तो पात्र का स्वभाव है। चुप कर वरना दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा। अरे बाप रे, जो पात्र मेरे दिमाग से बाहर आता है, जो मेरी कलम से जन्म लेता है, वही मुझे धमका रहा है। वो पुरानी बातें हैं, अब नए जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसा हम कहते हैं वैसा तुझे लिखना पड़ेगा। क्या क्या क्या? जैसा तुम कहते हो वैसे ही मुझे लिखना पड़ेगा? अजीब टेढ़ा पात्र है ये। तमीज से बात कर वरना दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा। हाँ? बाबूजी बाबूजी, आप क्या सपना देख रहे हैं? अरे बेवकूफ, जिन पात्रों को मैंने जन्म दिया है वो मेरे सामने खड़े होकर मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं देता। हाँ? तुझे दिखाई नहीं देता? नहीं देता। अच्छा ये कितनी है? 4। ये 1। फिर तो तुझे दिखाई देता है। ये भीम का शरीर, हाथी दांत की छड़ी, वो साड़ी वाली लड़की, ये दाढ़ी वाला लड़का, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? नहीं देता। तूने ताड़ी पी है क्या? नहीं नहीं। तो जाकर एक मटका ताड़ी पी ले। क्या? पागल है, ये पागल है। पात्र जी लिखो,
अब जैसे मैं कहता हूँ वैसे लिखो। अरे लिखता हूँ भाई, लिखता हूँ, मगर चिल्ला क्यों रहे हो? कौन चिल्ला रहा है? नहीं तो क्या मैं चिल्ला रहा हूँ? वरना दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगा तेरे। अरे, अच्छा भाई अच्छा, अब मैं क्या करूं जिससे तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ? कलम बगल में दबा हाँ। और ये किताब बंद कर। बंद करूं? अच्छा। ओह! अरे बाप रे, चले गए। ये अमीर पात्र एक लेखक की बात नहीं मानते। जो वो चाहते हम लिखें। अरे क्यों लिखें? हमारे भी सिद्धांत हैं, हम भी लेखक हैं। इतनी बड़ी किताब किसी टटपूंजिया लेखक के पास होती है। लिख लिख, हट। अब मैं कुछ और ही लिखूंगा अगली बार। सारी स्याही बेकार हो गई। चलो एक कप चाय तो पी लो। मेरी जान, तरस आता है तुम पर। एक मामूली सा आदमी तुम्हारी होने वाली बीवी को ले गया और उससे शादी कर ली। तुमने कुछ नहीं किया और तुमको मिलने वाली सारी जायदाद तुम्हारे हाथ से निकल गई, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। आज वही रंगा ठाठ से फैक्ट्री जाता है और आराम से वापस आता है। कल से वो घर नहीं पहुंचेगा। मुझे मालूम है कि वो 6 बजे फैक्ट्री से काम करके घर लौटता है और मैंने फैसला किया है कि रास्ते में उसकी बंसी बजा दी जाए। ये लो, देखो वो आ रहा है, लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने तुम लोगों को दूसरे शहर से यहाँ पे बुलाया है। फिक्र मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। एक बात और, उससे जान से नहीं माना, सिर्फ उसकी बंसी बजा देना, हड्डियों की मालिश, ताकि उस हरामजादे का घमंड हमेशा हमेशा के लिए चूर हो जाए। ना गो। ओके। जो दिल प्यार करना जानता है वो जब जहाँ चाहे एक सुंदर संसार बना लेता है। इस बच्चे के लिए तुम्हें भी एक नया संसार बनाना होगा। कैसे? तुम्हें हिंसा के रास्ते को छोड़ना होगा, अपने पापों को प्रायश्चित करना होगा।
यह सब तुम्हारी शिक्षा का नतीजा है। मेरी शिक्षा? हाँ, तुमने कहा था ना, अत्याचार मत करो, गुंडागिरी छोड़ दो, हिंसा छोड़ दो। मैंने तो छोड़ दी, लेकिन दुनिया वालों ने नहीं छोड़ी। और वो लोग कभी कभी मेरे घर के रास्ते में मुझे खड़े हुए मिल जाते हैं। अब बोलो, तुम्हें क्या कहना है? हाँ, मैंने कहा था कि गुंडागिरी मत करो, दूसरों के हाथ पैर मत तोड़ो, यह शरीफों का काम नहीं है। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि भगवान के दिए हुए हाथ पैर और शरीर की रक्षा मत करो। तुम एक गृहस्थ आदमी हो, अपने गृहस्थ की, अपने घर की, अपनी पत्नी की, अपने बच्चे की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अत्याचार करना पाप है, अत्याचार सहना महापाप है। जाओ, जाकर दुनिया वालों से कहो कि रंगनाथ का परिवार ना अत्याचार करता है ना करने देता है। हाँ। अरे गिलास लगता है इसकी मालिश बराबर नहीं हुई, दोबारा की जाए। इसके चारों तरफ नाचो, करो, चलो, चल बे। हाँ, अब के मैं दुखियों के बारे में कहानी लिखूंगा। शीर्षक होगा गरीबों की कठिनाइयां, और पात्रों के बारे में भी सोच कर लिखूंगा ताकि वो मोटा पात्र फिर से मेरे आगे आकर खड़ा नहीं हो जाए। हाँ। एक बूढ़ा लंगड़ा रामदास, न उसके पास टांगे हैं न खाने को खाना, मगर एक बहू है जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी के चेहरे पे रौनक नहीं है क्योंकि 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 वो विधवा है। पतिहीन लक्ष्मी घर घर जाकर काम करती है और काम करके
कुछ खाना इकट्ठा करके बूढ़े ससुर लंगड़े रामदास के पास आती है। लक्ष्मी, नहीं नहीं, आगे भी लिखना है। आइए आइए, आज देर से क्यों आए? चुप है, लंगड़ा भी कभी जल्दी आ सकता है क्या? अबे लेखक की औलाद, पात्र भी दिया तूने तो गरीब लंगड़े का। अबे किसी रईस करोड़पति का दिया होता तो शानदार गाड़ी में आके रुकता तेरे घर के सामने है? अरे हाँ, तुम वही हो ना जो पहले मेरी प्रेम कहानी में जमींदार बन के आया था? हाँ, मैं वही हूँ। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें गरीब लंगड़े के पात्र में आ जाओ? तुम्हारे हर मुख्य पात्र में मैं ही आऊंगा। देखो भाई, ये पात्र बड़ा दयालु है, इसमें तुम फिट नहीं होते। तुम्हारे आने से ये पात्र बिगड़ जाएगा। अबे बिगड़ने के बाद ही तो लंगड़ा हुआ है ना। चल आगे लिख, आगे लिख, आगे लिख। जैसे ही लक्ष्मी अपने ससुर को खाना देने के लिए आगे बढ़ती है कि आवाजें आती हैं, माँ भूख लगी है, भूख लगी है। बच्चे आते हैं। हाँ, आगे। अब लक्ष्मी के सामने यह समस्या है कि वो खाना अपने ससुर को दे या बच्चों को। इतने में एक काला कुत्ता आता है। कौन आ गया? काला कुत्ता। काला कुत्ता आ गया। हाँ। और वो काला कुत्ता सारा खाना खा गया। हाँ। अबे खटिया राइटर की औलाद, मैं तेरे और तेरे काले कुत्ते दोनों की जान ले लूंगा। है साला खुद तो बैठता है, पेट भर खाने के बाद लिखता है, और हमारा खाना काले कुत्ते को खिलाता है। घटिया राइटर। राजकुमार जी, टेलीग्राम। हाँ, अभी आया भाई। हाँ, चल। अरे तुम कहाँ चल रहे हो? हम तो आपके पात्र हैं, जहाँ आप जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। अरे बाप रे, अच्छा अच्छा, देखता हूँ कैसे चलते हो। अभी देखता हूँ। मत कर। अबे ये मोटा पात्र पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गया। अगली बार ऐसी कहानी हाँ, अगली बार बच्चों की कहानी लिखूंगा, फिर कैसे आएगा? तुम लोगों ने थोड़े से पैसों के लिए मेरा जीना हराम कर रखा है। जब देखो घड़ी घड़ी पैसा मांगने चले आते हो। अच्छा बताओ, गोपाल बाबू के मिल में तुम लोगों ने कितना पैसा लगा रखा है? सब मिला के कोई 80 लाख रुपए। तो समझो कि डूब गया। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। गोपाल बाबू की हालत खराब है, वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मिल नुकसान में चल रही है, ऊपर से एक क्रांतिकारी मिल में भर्ती हो गया है। जल्दी से अपना पैसा निकाल लो। तो ठीक है, हम लोग आज ही चलते हैं। आज नहीं, अभी और इसी वक्त। ठीक है, चलो। ठहरो, ये सब क्या हो रहा है? गोपाल सेठ दिवालिया हो गए हैं, इसलिए उन्होंने लॉकआउट कर दिया है। अब हमारा क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। दरवाजा खोलो, मैं गोपाल सेठ से मिलना चाहता हूँ, अकेला। इसमें सोचना क्या, आप हमारे पैसे नहीं दे सकते। फैक्ट्री हमारे नाम कर दीजिए। सिंपल, मामूली सी बात है। आप लोग मुझे कुछ टाइम तो दीजिए। टाइम? ठीक है, हम पूरे 30 मिनट आपको देते हैं। आधे घंटे में कुछ नहीं हो सकता, मैं ये फैक्ट्री छोड़ता हूँ। आप ये फैक्ट्री नहीं छोड़ेंगे। तुम कौन? प्लीज आप लोग इस तरफ आइए, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ और आपके पैसे आपको कैसे मिलेंगे। तुम क्या कर लोगे? अब कुछ नहीं हो सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ, इस फैक्ट्री की बदौलत हूँ, और मैं ये फैक्ट्री आपके हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आइए। देखिए, आप लोगों को फैक्ट्री मिल भी गई तो मजदूर काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे आदमी हैं। गुंडागर्दी करते हो? हम अपने गुंडे लाएंगे और सब मजदूरों को सीधा कर देंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा गुंडा लाना पड़ेगा। जरूर लाएंगे। इस शहर के सबसे बड़े गुंडे का नाम मालूम है क्या है? हाँ मालूम है, उसका नाम रंगा है। हम उसी को लाएंगे। अरे उसके नाम से तो सारा शहर कांपता है। मैं वही रंगा हूं। हम शरीफ आदमी हैं। हमें गुंडागर्दी नहीं चाहिए, बस हमारे पैसे मिल जाने चाहिए। 3 महीने बाद आइए और अपने पैसे ले जाइए। वो कैसे? मजदूर मेरे हाथ में है, फैक्ट्री में दिन रात काम होगा, हमारे माल की बड़ी मांग है, हाथों हाथ बिक जाएगा। और माल नहीं बिका तो? आपने कभी मुर्गी पाली है? जी हाँ। यही सोचकर पाली है ना कि वो अंडा देगी, और अगर वो अंडा न दे तो मुर्गी को काट देते हैं। बिल्कुल, बस सीधी बात है। मुर्गी आपके हाथ में है, जब जी चाहे काट लेना। पहले ये देख तो लो कि वो अंडा देती है या नहीं देती। क्यों, ठीक कहा कि नहीं? ठीक है। अब अपने अपने घर जाइए, 3 महीने बाद आइए और सूद समेत अपने पैसे ले जाइए। ठीक है, 3 महीने के बाद आते हैं। ठीक है, चलो चलो भाई, चलो। क्या सेठ जी, क्या हुआ? सब ठीक हो गया। कैसे? आपने कभी मुर्गी पाली है? मुर्गी? नहीं।
तो फिर आपकी समझ में क्या आएगा? मुर्गी लगता है मेरी। दोस्तों, मैंने इस फैक्ट्री को बंद होने से बचा लिया है, लेकिन इसे शुरू करने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। कैसी मदद? हमें एक बात याद रखनी होगी कि हम मजदूर तभी जिंदा रह सकते हैं अगर हमारी फैक्ट्री जिंदा है, और हमारी फैक्ट्री को जिंदा रखने के लिए हमें उतनी तनख्वाह लेनी होगी जितनी खाने पीने और जिंदा रहने के लिए काफी है। एक बार फैक्ट्री अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उधार का सारा रुपया चुका दिया जाए और फैक्ट्री मुनाफा दिखाने लगे, तो आपकी पगार के साथ साथ आपको मुनाफे में भी हिस्सा मिलेगा। गंगा जी जिंदाबाद, गंगा जी जिंदाबाद। गोपाल बाबू, हम दोनों दूर के रिश्तेदार ही सही, लेकिन है तो भाई भाई, और भाई होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि आपसे कुछ न छुपाऊं। जो कुछ कहना चाहते हो जल्दी कहो। रंगनाथ अच्छा आदमी नहीं है, वो एक गुंडा है, बदमाश है, मवाली है। और कुछ? और वो जेल काट के भी आया है। मुझे मालूम है। मालूम है? उसके बावजूद आपने उसे नौकरी पे रखा है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जेल नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जेल जरूर होनी चाहिए लेकिन होती नहीं, बच जाते हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। तुम जा सकते हो। रंगा, अब मुझसे जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती। इस कुर्सी पर तुम बैठोगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कुर्सी तो आपकी है। नहीं भाई, आज ये फैक्ट्री सिर्फ तुम्हारी कड़ी मेहनत पर जिंदा है, वरना मैं तो इसे कब का खो चुका था। इसलिए तुम्हारा इस पर पहला हक है। आज से फैक्ट्री तुम्हारी है, ये कुर्सी तुम्हारी है, बैठो यहाँ। बार मैं बच्चों पर कहानी लिखूंगा ताकि वो मोटा फिर से ना आ जाए। कम से कम बच्चे एक लेखक की बात तो सुनेंगे। आ गया। एक देश था भारत। क्या थॉट है। उसमें 4 बच्चे रहते थे। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई, और चारों थे भाई भाई। भाई वाह। हैं? मैंने तो 4 बच्चे लिखे, तुम 3 कैसे आ गए? अच्छा, बच्चे होकर एक लेखक की परवाह नहीं करते। बुलाओ चौथे को। कहाँ है? अंकल मैं यहाँ हूँ। अंकल मैं आ गया। तुम फिर? अरे मगर तुम बच्चों की कहानी में कैसे घुस गए? अंकल मैं भी तो बच्चा हूँ। बच्चे हो? किसके? अपने माँ बाप का हूँ। अपने माँ बाप के? ये बच्चों के कपड़े पहनकर, ये साइकिल पे आके तुमको शर्म नहीं आती? इतनी शरारत करते हो? अरे ऐसी कोई कहानी है जिसमें तुम नहीं हो? आप जो भी कहानी लिखेंगे ना अंकल, उसमें मैं आऊंगा। बंदरों की कहानी लिखूंगा तो भी तुम आओगे? लिख कर देख, मैं हनुमान जी बन के आऊंगा। पक्षियों की कहानी लिखूंगा तो भी तुम आओगे? पक्षियों की कहानी लिखोगे तो मैं गरुड़ बनकर आऊंगा, जिस पर महाराज विष्णु सवारी किया करते थे। इसका मतलब मेरा तुमसे छुटकारा नहीं? नहीं। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं एक महान लेखक बनूं? बनोगे, तुम जरूर महान लेखक बनोगे, लेकिन तुम्हारा हर मुख्य पात्र मैं ही रहूंगा। लेकिन जब तक तुम मेरी कहानी में आओगे मैं लेखक नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। नहीं बन सकते? नहीं बन सकता। तो फिर बंद करो ये किताब। हाँ, ये लो। अरे बाप रे, जब तक ये मेरी कहानी में आता रहेगा मैं कहानी नहीं लिख सकता, लेखक नहीं बन सकता। बाबूजी बाबूजी, मैं कहानी सुनाता हूँ, आप लिखो। है? तू कहानी सुनाएगा? हाँ, आप अपना नाम दो। तेरी कहानी में अपना नाम देकर मुझे मरना? जा यहाँ से। क्या दिन आ गए हैं, इसकी कहानी में अपना महान नाम जोड़ दूं?
अरे इससे तो बेहतर ये होगा कि पूरी स्याही की बोतल पी जाऊं और इस महान पुस्तक को खाकर आत्महत्या कर लूं। यही ठीक रहेगा। खाता हूं। क्या सोच रही है? मैं ये सोच रहा था कि जब हमारी बेटी शांति शादी करके चली जाएगी तो हम उसके बगैर करेंगे क्या? सारा घर सूना सूना लगेगा। एक काम कीजिए। क्या? उसके लिए एक ऐसा लड़का देखिए जो शादी के बाद हमारे पास ही रहे। हाँ, ये बड़ी पते की बात की तुमने। लेकिन अब नाश्ता तो कीजिए, ठंडा हो रहा है। शांति को तो आ जाने दो। उसे तैयार होने में देर लगेगी, इंतजार करना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी के लिए सारी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। पापा। मेरी रानी बेटी। आपकी बेटी आ गई, अब तो नाश्ता करेंगे। हाँ, अब तुम जो कुछ खिलाओगी हम खाएंगे। हाँ, अब आप जो कुछ खिलाएंगे हम खाएंगे। अरे वाह, हमारी पसंद के गुलाब जामुन। चलो पापा, शुरू हो जाए। हाँ, शुरू हो जाए। शांति, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, पापा के लिए नहीं। पापा के लिए ज्यादा मीठा मना है। ये शांति, ये क्या किया तुमने? सॉरी मम्मी, अब तो उन्होंने खा लिया। देखा रागिनी, हमारी बिटिया रानी हमें तुमसे ज्यादा प्यार करती है। क्यों बिटिया? यू आर राइट पापा। मम्मी, पापा हो तो इनके जैसे जवान, हैंडसम एंड ग्रेट। थैंक यू। वाह 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 वाह, परिवार हो तो ऐसा, हर एक के चेहरे पे खुशी, हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट। आओ राम कुमार, आओ, तुम्हें नाश्ता कर लो। धन्यवाद। हाय अंकल, कैसे हैं आप? ठीक चल रहा। आपकी वो कविता वाली नॉवल खत्म हुई या नहीं? अरे कहाँ, अभी तक चरित्र जमे नहीं। ये चरित्रों में और मुझ में कुछ संघर्ष चल रहा है। कभी आपस में लड़ते हैं, कभी मुझसे लड़ते हैं, फिर लड़ते रहते हैं, मैं उनको निकालता रहता हूँ, फिर लड़ते हैं और लड़ते ही रहते हैं। ओके डैडी, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके डार्लिंग। वाह 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 वाह, भाई बेटी हो तो ऐसी सुंदर और चंचल। वो तो ठीक है, लेकिन भैया आपके नॉवल लिखने के साथ साथ और एक काम भी जरूरी है। क्या? आपके दोस्त ये चाहते हैं कि उनको ऐसा दामाद मिले जो शादी के बाद हमारे साथ इसी घर में रहे। उसका इंतजाम कर दीजिए। अवश्य, बल्कि रामकुमार ये काम कर सकता है। विचार बड़ा उत्तम है और शीघ्र ही करेगा। शादी कमाल है, जिंदगी में मैंने इतनी लड़कियां देखी हैं, लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा जो सही वक्त पे आ गई। क्या मतलब? तुम मेरे अलावा और लड़कियों को भी जानते हो? नहीं बाबा, मैं गर्लफ्रेंडों की बात नहीं कर रहा। मेरी जान, मेरे दिल की धड़कन, मेरा प्यार तो सिर्फ एक ही है, और वो तुम। थैंक गॉड। अच्छा तुम्हें याद है शांति, लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिला था अगस्त 25 तारीख को 10:15 पे, याद है? हाँ। और लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सितंबर 4 तारीख को नेशनल पार्क पे 10:12 पे, याद है? हाँ। और लाइफ में फर्स्ट टाइम जब 12 बजे के शो के लिए पिक्चर देखने गए थे, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, याद है? हाँ। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि पिक्चर देखने के बाद तुम्हें मुझ पर क्यों गुस्सा आया। खैर, ये पुरानी मीठी मीठी पीती हुई बातें हैं, लेकिन अब जो होने वाला है वो ना भूलने वाला और उससे ज्यादा मीठा वाक्य होगा। क्या होगा? लाइफ में फर्स्ट टाइम तुम मुझे पपी दोगे, यानी किस करोगे। चलो हटो, वो सब बाद में। सबसे पहले एक शुभ दिन मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर अपने डैडी से मिलाऊंगी। डैडी से मिलाओगी? और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम गोपाल बाबू की बहन के बेटे हो। जी मैं बीए पास हूँ, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं, गोपाल बाबू का भांजा होना ही यहाँ पर बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। कल से काम पर आ जाना। थैंक यू सर, थैंक यू। शांति, वाकई में तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। फिर जो मैं कहूंगा वो तुम करोगी? बोलो। यहाँ आओ। थोड़ा आगे आना। थोड़ा सा आगे आगे आगे। नाउ किस मी। वाह, अभी तो कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, अब क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं। किस मी? नहीं। किस मी ना प्लीज। देखो, अगर मैं सिर्फ 5 गिनूंगा और अगर 5 गिने तक तुमने मुझे पप्पी नहीं दी, मैं नीचे कूद जाऊंगा। हाँ। नहीं। नहीं?
एक, देखो मैं बोल रहा हूं, 2, 3, 4, 5। देखा शांति, लाइफ में फर्स्ट टाइम इस रेत के ट्रक की वजह से मैं बच गया हूं। नेक्स्ट टाइम तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो वो मेरा लास्ट टाइम होगा। अब तो दे देना पापी, प्लीज। शाबाश, ये बात हुई ना। ये है हनुमान सिंह बीए बाल ब्रह्मचारी, लेकिन एकदम शादी कर सकते हैं अगर इनको 5 लाख रुपया एडवांस दे दिया जाए इनके छोटे भाई को विलायत भेजने के लिए। अबे हट, ये दूसरे माखन प्रसाद, ये तो एकदम शादी करने को तैयार है, मगर कहते हैं कि इनके छोटे भाई की एक आंख और एक टांग का ऑपरेशन आप करवाएं। अबे जा। ये तीसरे देखिए, ये है राजपाल पुत्तू सेठ बीड़ी की फैक्ट्री के मालिक। ये कहते हैं कि शादी के बाद ये 5 बीड़ी की फैक्ट्रियां और खोलना चाहते हैं आपके पैसों से। ये पैसे के लालची इन तीनों की मैं आपके सामने छुट्टी करता हूं। ये है एक निहायत शरीफ गोवर्धन सिंह, खानदानी, आपकी हैसियत की बराबरी का नौजवान। बस भाई नमस्कार, इसके आगे मुझ में दम नहीं है, मेरे फेफड़े फूल रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने लड़का चुन लिया है। अभी बताता हूँ। शांति, गाओ गाओ, जोर से गाओ जरा, हम भी तो सुने। हाँ, क्या नाम है उसका? किसका नाम? वही जिसके लिए तुम गुनगुना रही थी। वो? हाँ, क्या नाम है? श्याम। ओह गुड। क्या करता है? पता नहीं। किसका बेटा है? पता नहीं। कहाँ रहता है? पता नहीं। कोई बात नहीं, तुम उसे यहाँ ले आओ, हम सब चीजों का पता लगा लेंगे। ओके? पापा? क्या है? वो गरीब है, मालदार नहीं। अरे तो क्या हुआ, जब मेरी शादी हुई थी मैं भी गरीब था। You are great, पापा। भगवान हर लड़की को आप जैसा पापा दे। पूछो तो वो फैक्ट्री और मकान तुम्हारा ही था। गोपाल बाबू अपनी बहन यानी कि तुम्हें को देना चाहते थे, लेकिन उस रंगनाथ ने ना जाने क्या चक्कर चलाया कि जो थोड़ा बहुत तुम्हारे हिस्से में आने वाला था वो भी वो खुद हड़प कर गया। हाँ बेटे, हमारी इस बुरी हालत का जिम्मेदार वही रंगनाथ है। तुम फिक्र मत करो माँ, रंगनाथ जो उस आलीशान मकान में स्वर्ग के मजे ले रहा है, लेकिन बंसी बाबू के प्लान के मुताबिक वो लाइफ में फर्स्ट टाइम स्वर्ग से फिसलकर नर्क में आ जाएगा। आज एक मशीन टूटी है, कल दूसरी टूट सकती है, इसलिए हमें कल से हड़ताल करना चाहिए, क्योंकि हमें सारी नई मशीनें चाहिए। अब वो कैसे डॉक्टर साहब? अभी कुछ कह नहीं सकता, कंडीशन सीरियस है। डॉक्टर साहब जितना भी पैसा लगे खर्च कर दो, लेकिन उस मजदूर को बचाना बहुत जरूरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू डॉक्टर। सर, आपको मालूम है आपकी फैक्ट्री में फर्स्ट टाइम मजदूर हड़ताल करने जा रहे हैं। क्यों? कहते हैं कि मशीनें पुरानी हो गई। लेकिन ये क्रेन तो 2 महीने पहले ही आई थी, टूट कैसे सकती है? सर आखिर मशीन मशीन है, कोई बोल्ट लूज होकर गिर गया होगा।
जाना। क्यों डार्लिंग? आपने शाम को बुलाया था ना, मैंने उसे ठीक 5 बजे बुलाया। देखिए, भूलना नहीं, आ जाइएगा जरूर। हेलो सर, मैं फैक्ट्री से मैनेजर बोल रहा हूँ। मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया है। व्हाट? मैं अभी आया। यहां काम बंद किसने करवाया? मैंने। तुमने? तुम कौन होते हो काम बंद करवाने वाले? मैं इन सारे मजदूरों का नेता हूं। मेरी मिल में सिर्फ मजदूर होते हैं, नेता नहीं। यहां के लोग सिर्फ काम करते हैं, काम बंद नहीं करवाते हैं। तुमने काम बंद क्यों करवाया? सारी मशीनें पुरानी हो चुकी हैं और जब तक उन्हें बदला नहीं जाएगा मजदूर काम नहीं करेंगे। कौन काम नहीं करेगा? मजदूर। एक दिन यह फैक्ट्री बंद हो रही थी, तुम सब के सब बेरोजगार हो रहे थे। उस वक्त मैंने तुम्हें बचाया, इस फैक्ट्री को चलने के काबिल बनाया। इस फैक्ट्री के मजदूरों को दूसरी फैक्ट्री के मजदूरों से ज्यादा तनख्वाह मिलती है, ग्रेच्युटी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है। अगर किसी मजदूर की मौत हो जाए तो उसके बीवी बच्चों को बीमे की पूरी रकम दिलवाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, राघवेंद्र राव, ब्लूप्रिंट लाओ, इसे गौर से देखो। ये साफ सुथरे मकानों की बस्ती, जिसमें हर मजदूर के लिए एक मकान, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल, बीमारों के मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल, ये सब मैं कंपनी की तरफ से तुम्हारे लिए बनाने का प्रबंध कर चुका हूं। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी तुम लोग मुझे गलत समझते हो तो बेशक मेरी जान ले सकते हो। तुम लोग समझते हो कि मशीनें खराब हो गई हैं। नहीं, मशीनें खराब नहीं हुई बल्कि खराब की गई हैं। क्रेन टूटी नहीं थी बल्कि तोड़ी गई थी। हीरा का एक्सीडेंट उसी क्रेन टूटने की वजह से हुआ था और उसे तोड़ने वाला तुम में से एक है जो इस वक्त यहां मौजूद है। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने उसका नाम बताया तो तुम लोग उसकी बोटियां नोच नोच कर उसकी हड्डियां चूर चूर कर दोगे। और मैं नहीं चाहता कि हमारे मजदूर किसी मजदूर के खून से अपने हाथ रंगे। याद रहे, यह मिल काम करने की तनख्वाह देती है, काम बंद करने की नहीं। आज के बाद फिर कभी काम बंद नहीं होना चाहिए। जाओ, अपने अपने काम पर जाओ। शाम मुझे ऑफिस में आकर मिलो। यस सर। थैंक यू। अब जरा इसे खुलना। इससे पहले कभी देखा है? जी नहीं, मैं तो इसे लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। लेकिन इसका मतलब क्या है? तुम्हें नहीं मालूम? मुझे कैसे मालूम होगा? सिर्फ तुम्हें मालूम था कि क्रेन से बोल्ट निकलकर गिरा है, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि कोई बोल्ट ढीला होकर गिर गया होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि बोल्ट ढीला नहीं हुआ था, किया गया था। किसने किया? तुमने। आज मीटिंग में तुम्हारी शक्ल से साफ जाहिर था कि वो बोल्ट तुमने ढीला किया था। ये सब झूठ है। पहले मेरे मामा की फैक्ट्री ले ली आपने, अब मुझे फंसाना चाहते कि बोल्ट मैंने ढीला किया है। क्या क्या सबूत है आपके पास? इसीलिए मैंने तुम्हारी उंगलियों के निशान
इस एस्ट्रे पर ले लिए। पुलिस जब नट और बोल्ट पर पड़े तुम्हारे उंगलियों के निशान देखेगी तो वो तुम्हारे इस उंगलियों के निशान से मिलेंगे। हाँ हाँ, मैंने किया है। अब जो आपको करना है आप कर लीजिए। मैंने तुझ जैसा कमीना आदमी जिंदगी में नहीं देखा। ये तो अच्छा है कि तुम गोपाल बाबू की बहन के बेटे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें नौकरी दी, इसीलिए मैंने मजदूरों के सामने तुम्हारा नाम नहीं लिया और इसीलिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी नहीं कर रहा। नाउ गेट आउट, और आज के बाद फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आई से गेट आउट। श्याम, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। खुशी के बजाय कल पापा ने आपको शाम को 5 बजे घर पे बुलाया है हमारी शादी की बात करने। लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना तो जोक मैंने सुना है। हाँ। जोक? ये क्या कह रहे हो तुम? शादी तुम कितनी भोली हो। अरे इतना अमीर आदमी इतनी आसानी से अपनी बेटी का हाथ मुझे गरीब के हाथ में दे देगा? मैं ये नहीं मानता। मैंने भी अपने पापा से यही कहा था, तो उन्होंने कहा कि वो भी अपनी शादी के वक्त गरीब थे, इसलिए तुम शाम को 5 बजे जरूर आना, भूलना नहीं। देखो तुम्हें मेरी कसम। शांति, देखो मैं 100% यकीन से कहता हूँ कि जिस वक्त मैं तुम्हारे घर में कदम रखूंगा मुझे धक्के मारकर अपमानित कर बाहर निकाला जाएगा। और मुझे भी 100% यकीन है कि वहाँ ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने घर वालों को छोड़ के हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है, मैं ठीक 5 बजे आऊंगा, लेकिन 5 मिनट में बाहर निकाला जाएगा मुझे। और उसके बाद कल सुबह 7 बजे मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा, और अगर तुम नहीं आई तो ठीक 8 बजे तुम्हें मेरी लाश नजर आएगी। हेलो श्याम। क्या हाल है? मम्मी, ये है श्याम। नमस्ते। जीते रहो। शांति तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। बैठो ना, खड़े क्यों हो? नहीं, वो आपके सामने में। रामू, चाय ला। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारा यहाँ बहुत स्वागत होगा। ऐसा स्वागत तो लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ। अब आगे के देखिए होता है क्या? लो, इस बात में घंटी बजी। चल। वेलकम माय बॉय, वेलकम। नो, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था ना। पापा ये। तुम चुप रहो, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ये आदमी के रूप में राक्षस है, हत्यारा है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। देखो मिस्टर, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, चले जाओ यहाँ से। लो, आपने बुलाया तो मैं आ गया। अब जाने को कहते हैं, चलो जाता हूँ। लेकिन डैडी, आप हमारी शादी की तारीख बताना भूल गए। You bastard! पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा था ना, सिर्फ 5 मिनट में मुझे अपमानित करके इस घर से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ये सीन तो 1 मिनट में खत्म हो गया। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसा अपमान मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है। अगर तुम यहाँ से फौरन बाहर नहीं गए तो तुम्हारी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक गोरखा तुम्हें धक्के दे देकर इस घर से बाहर निकाल देगा। चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं रहने नहीं आया यहाँ। और आज के बाद फिर कभी मेरी बेटी से मिले तो लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मेरे हाथों तुम्हारा खून हो जाएगा। यू क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, कुछ बीमारियों का इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होता। बेटी का बाप होना बहुत कुछ सहना पड़ेगा। कल सुबह 7 बजे मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा, और अगर तुम नहीं आई तो ठीक 8 बजे तुम्हें मेरी लाश नजर आएगी। और आज के बाद फिर कभी मेरी बेटी से मिले तो लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मेरे हाथों तुम्हारा खून हो जाएगा। अपने आप को मार डालना चाहती हो? और कर भी क्या सकती हूँ माँ? उनका क्या दोष था?
जो पापा ने उनको घर पे बुला के उनका इतना अपमान किया। सिर्फ यही ना कि उनके पास दौलत नहीं है, वो गरीब है। ये क्या है? ये तुम्हारी जिद का नतीजा है। वो आत्महत्या करने जा रही थी। ये क्या कह रही तुम? सच कह रही हो। आखिर उस लड़के में बुराई क्या है? पढ़ा लिखा है, सुंदर है, शांति उससे चाहती है, लेकिन तुमने उसका अपमान करके इस घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो गरीब है। उससे अपनी बेटी की शादी करना तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारी शान के खिलाफ होता। ये एक मालदार बाप का अपमान होता। Stop it! क्या ये वही औरत कह रही है जिसने खुद एक गरीब आदमी से शादी करके उसे यहां तक पहुंचाया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं धन दौलत शान और शौकत की जरा भी चिंता नहीं करता। मैंने खुद शांति से कहा था कि वो गरीब है तो क्या हुआ, एक दिन मैं भी गरीब था, लेकिन वो एक हत्यारा है, एक शैतान है जो मेरी बेटी की जिंदगी को आंसू से भर देगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसे इन आंसू से बचाने के लिए कर रहा हूं। उसके सुख के लिए दौलत क्या मैं अपनी जिंदगी भी दे सकता हूं। दुनिया का भाग्य भगवान लिखते हैं, लेकिन अपनी बेटी का भाग्य मैं लिखूंगा। जाकर शांति से कह दो उसकी शादी उस लड़के से कभी नहीं हो सकती। मैं समझती थी कि पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे मन की हर बात समझते हैं, मगर लगता है कि उनके कानों तक मेरी पुकार नहीं पहुंचेगी। लेकिन तुम तो माँ हो, अपनी बेटी की मन की बात समझ सकती हो। मैंने अपने मन में उन्हें अपना पति मान लिया है। सुबह 7 बजे महादेव मंदिर में शादी है। अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आओगी ना? जाकर शांति से कह दो उसकी शादी उस लड़के से कभी नहीं हो सकती। नमस्कारम नमस्कारम। ये क्या अकेली आई हैं आप? अपने पति देवता को नहीं लाई? छी, कितनी बुरी बात है। एक ही तो बेटी है उनकी, उसका कन्यादान भी नहीं किया उन्होंने। अफसोस। माँ, जीती रहो बेटी। बेटी, तुमने ठीक किया है नहीं, ये तो भगवान जाने। मैं तो बस इतनी ही जानती हूँ कि एक बार जिसे पति मान लिया वही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा भगवान है। उसका मान तुम्हारा मान है, उसका अपमान तुम्हारा अपमान है, उसका घर तुम्हारा घर है। लेकिन पत्नी का धर्म निभाना बहुत कठिन है बेटी। उसके लिए कभी कभी माँ बाप, भाई बहन सब कुछ छोड़ना पड़ता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो तुझे पत्नी धर्म निभाने की शक्ति दे। हाँ बेटी। बहुत आशीर्वाद लिया, चलो। आशीर्वाद दे आई, हो गई शादी।
तुम क्या समझती हो? तुम्हारा दिल माँ का है और मेरा पत्थर का। अकेले अकेले चली आई अपनी बेटी की शादी देखने। आज सारे सपने टूट गए। ऐसे लगता है जैसे आत्मा शरीर को छोड़कर जा रही है। जो कुछ मैंने सिखलाया था सब भूल गए? याद रखो, वो तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं, जादू की लकड़ी है, जिसको छुआ छुआ के तुम रंगनाथ और उसकी बीवी को नचाओगे। जितना दुख तुम उसको पहुंचाओगे उतना ही सुख तुम्हारी मां को मिलेगा। रंगनाथ अपनी बेटी का कष्ट देख नहीं सकेगा और एक दिन वो मिल तुम्हारे नाम पे कर देगा। बीवी की मोहब्बत के सामने तुम मां को दिया हुआ वचन भूल गए? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन उस बेचारे की गलती क्या है? सांप की बेटी की यही गलती कम है क्या कि वो सांप की बेटी है जिसके बाप ने तुम्हारी मां की सारी दौलत छीन ली। जाओ उसकी ऐसी बंसी बजाओ जिससे उसके मां बाप भी नाचने लगे। अरे जल्दी नाच, साला भूख से जान निकल रही है। शांति जी चाय बना मिल ले। अभी लाती हूँ। कितनी बार कहा कि आंख खुलते चाय बननी चाहिए मिल ले, सुनती नहीं हो क्या तुम? जल्दी लेके आओ ऊपर, क्विक। ये लीजिए। शांति, हाँ आ रही हूँ। इधर मार गवार कहीं की। क्या फूटी किस्मत पाई जो मुझे ऐसी बहू मिली है। भगवान ही बचाए इसे। अरे ये चपाती है, आधी कच्ची आधी जली हुई। ये इंसानों का खाना है या जानवरों का? माँ जी क्या है कि इससे पहले मैंने अपने घर में कभी खाना नहीं बनाया। हाँ हाँ, वहाँ तो तुम महारानी थी। सुन ले, कल से घर का सारा काम काज तू करेगी। नौकरों को मैं निकाल रही हूँ और दोपहर का खाना ठीक से बनाना, समझी? चल। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ बेटे, मैं चाय लाती हूँ। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, लो चाय दो। वाह 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 वाह, राम कुमार बीए, क्या नसीब है तेरा। अच्छे समय पे आकर चाय को घेरा। आओ राम कुमार, हाँ चाय दो इसे। हाँ। साहब आपका फोन। लाओ भाई। राम कुमार भैया, एक काम करना, कल जाकर शांति को मिलाना। जब से गई है उसकी कोई खबर नहीं मिली। देखो, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताना, बुरा लगेगा। अच्छा अच्छा। अरे भाई, राम कुमार को दिल्ली से जो मिठाई आई है लाकर खिलाओ ना। राम कुमार, हाँ? मेरा एक काम करना। क्या? कल जाकर शांति से मिलाना। जब से गई है उसकी कोई खबर नहीं मिली। और सुनो, इसके बारे में रागिनी से कुछ मत कहना। नहीं कहूंगा। लो भैया। भाई वाह, आज तो बड़ी खातिर हो रही है। एक चाय पिला रहा है, एक दिल्ली की मिठाई खिला रहा है। अब तो तुम दोनों के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। उठिए ना। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। पापा कैसे हैं? पापा अच्छे हैं। मम्मी कैसी है? वो भी अच्छी है। लेकिन तुम कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ अंकल। सब लोग यहाँ मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे पति तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, कभी जोर से भी नहीं बोलते। मम्मी पापा से कहिएगा मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ।
मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे तूने मेरे नहाने का पानी गर्म किया या नहीं? अभी करती हूँ, जरा राम अंकल को चाय दे आऊं। राम अंकल? अच्छा, वो तेरे बाप का दोस्त, वो सास से ज्यादा प्यारा हो गया क्या? आज तुझसे फैसला करके रहूंगी कि घर वाले लोग जरूरी है या तेरे बाप वाले। क्या मामा चिल्ला क्यों रही है? चिल्ला नहीं रही, तुम्हारी बहू रानी को समझा रही हूँ। पेट में बच्चा क्या हो गया कि घर का काम करना बंद कर दिया, और जो थोड़ा बहुत करती भी है वो भी बाप के भेजे मेहमानों के लिए। माँ जी, आप झूठ और गलत इल्जाम मत लगाइए। बेशर्म, माँ को झूठा कहती है? क्यों लंगूर की औलाद, मैं जासूसी करने आया या मुफ्त का खाना खाने आया? अबे भिखारी, भीख ही मांगनी तो घर के बाहर खड़े रह के भीख मांगो, अंदर आने की जरूरत नहीं है। अब क्या तुम्हें bloody bastard? शांति, क्या यही तेरा सुख है? अंकल, मम्मी पापा से कुछ मत कहना, वरना उनका दिल दुखेगा। अच्छा। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं। क्यों, तुम्हें किसी का इंतजार है क्या? नहीं तो, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं तो? आओ रामकुमार आओ। मैं शांति के घर गया था। वो कैसी? दोनों अपनी बेटी का हाल जानने के लिए कितने उत्सुक हैं। स्वाभाविक ही है। वो अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो खुश है ना? हाँ खुश है, बहुत खुश है। सब लोग उसका कितना ख्याल रखते हैं। उसका पति उसको कितना प्यार करता है। एक बात भी जोर से नहीं बोलता। उसने हमारे लिए कुछ कहलाया? हाँ हाँ कहलवाया है, दोनों के लिए कहलवाया है। कह रही थी मम्मी से कहना मेरे लिए परेशान न हो, मैं बहुत सुखी हूं। और पापा से कहना मैं बहुत आराम से हूं। अरे हाँ, एक खुशखबरी देना तो भूल ही गया। वो क्या? एक नया फूल खिलने वाला है। आसमान से एक नई मुस्कान हमारे आंगन में आने वाली है। नहीं समझे ना? एक महान लेखक की बात हर एक को समझ में नहीं आती। अरे भाई, तुम नाना बनने वाले हो। सुना रागिनी? भैया का मुंह तो मीठा करवाना ही पड़ेगा। मैं अभी आई। हाँ, आजकल सासें अपनी बहुओं को बहुत तकलीफ देती है, इसलिए मैं लेडीज सेंटीमेंट पे कहानी लिखता हूं। हाँ, एक जालिम सास और उसकी सुशील बहू। जालिम सास अपनी बहू को बहुत तकलीफ देती है। बहू सुगुणा बर्तन मांज रही है। बेचारी, उसकी जालिम सास हाथ में झाड़ू लेकर आती है और आते ही पूछती है, ए ससुरी, तूने बर्तन मांजना खत्म किया कि नहीं? ए ससुरी, तूने बर्तन मांजना खत्म किया कि नहीं? हाँ, मुझे मालूम है कि तुम आ गई हो, मगर चिल्ला क्यों रही हो? मुझे लिखने में डिस्टरबेंस हो रहा है। देखो जी, ये मेरी बहू है, जो मेरे जी में आकर करूंगी। तुम कौन होते हो बोलने वाले? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लिखने दो। बहू कहती है, क्यों सास जी, तुम मेरे सीने पर हमेशा आरी क्यों चलाती रहती हो? क्यों सास जी, तुम मेरे सीने पर क्यों आरी चलाती रहती हो? क्यों री चुड़ैल, ये नालायक तो कुछ भी लिखता रहेगा, वही सवाल तुम मुझसे करेगी। मैं आरी चलाती हूँ? तो अभी दिखाती हूँ। लेखक जी, अब मैं क्या करूँ? आप ऐसा लिखिए कि मेरी सास को लकवा हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं जो हूँ लिखता हूँ। देख रही बहू, जैसे इसने लिखा था वैसे ही आरी चलाऊंगी। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या था मतलब? बहू तुम इधर आ जाओ, नहीं तो गुस्से के मारे ये सचमुच तुम पर आरी चला देगी। तेरी ये मजाल, तेरी सास यहाँ खड़ी है और तू उस लेखक की बगल में खड़ी है। बता बता, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? बाप रे, ये क्या मुसीबत है। माँ जी, हम दोनों का संबंध एक लेखक और उसके पात्र का है, हम पे शक न कीजिए। लेखक जी, आप क्यों डरते हैं? साफ साफ बताइए, हम दोनों प्यार करते हैं। हम दोनों ने भाग जाने का इरादा कर लिया है। सगुना! राम 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 राम। अरे क्या हंगामा चल रहा है सब? अरे बेटा, ये तेरी बहू तेरा मुंह काला करा रही है, वो इस लेखक के साथ भाग रही है। क्या? बोल, शादी से पहले तूने किस किस लेखक से इश्क किया था? बोल। किसी से नहीं। और तू लेखक,
ये कब से चल रहा है नाटक? ये कब से चल रहा है नाटक? अरे भाई मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, मेरा कोई नाटक नहीं। तो फिर इसने तेरा हाथ क्यों पकड़ा था? यूं ही घबराहट के मारे पकड़ लिया होगा। क्यों पकड़ा था? अरे भाई मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे बाप रे, वो कैसी सास थी। बाबूजी बाबूजी, आप किससे बात कर रहे हैं? अरे वो पात्र जिनको मैंने जन्म दिया था, वो मुझे ही परेशान कर रहे थे। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे वो यहाँ थे जब तूने। अच्छा अच्छा। तू एंड में क्यों आता? पहले आया कर। हाँ क्या देखा कर। मेरी खोपड़ी खा जाते। हेलो, मैंने कहा जी मुबारक हो। आप कौन बोल रही हैं? आपकी बेटी की गोद भराई की पूजा है संडे शाम 5 बजे। कहिए आप लोग आएंगे ना? हमें गोद भराई पर जाना चाहिए। बिना बुलाए? वो बुलाने कैसे आ सकता है? हो सकता है उसके मन से अभी तक ये बात ना गई हो कि यहाँ उसका अपमान हुआ था। लेकिन याद है, तुमने एक दिन कहा था कि बेटी के बाप को बहुत कुछ सहना पड़ता है। और फिर मैं एक माँ हूं, ये खबर सुनकर कि हमारी बेटी माँ बनने वाली है, उसे देखे बिना मैं कैसे रह सकती हूँ? भूल जाइए पुरानी बातों को। जो हो गया सो हो गया। हमारे जाने से हमारी बेटी को खुशी होगी। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उसे इतना सुख तो दे सकते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी रागिनी। अरे जुग जुग जियो बेटी, खुश रहो। बेटी पति के पाँव छुओ। तुमने इन लोगों को इस घर में आने क्यों? श्याम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने के लिए? श्याम, तुम चुप रहो। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ये आदमी के रूप में एक लुटेरा है, एक राक्षस है। तुम एक धर्मात्मा का अपमान कर रहे हो। धर्मात्मा? मेरी माँ के भाई को धोखा देने वाला, उसकी फैक्ट्री हड़प करने वाला धर्मात्मा? क्या बकवास कर रहे हो? इससे पहले कि लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, निकल जाओ इस घर से। तूने मुझे बास्टर्ड कहा? I'll kill you! नहीं पापा, आप इन्हें नहीं मार सकते। शांति, अब तक तुम्हारे पापा का अपमान किया जा रहा था, उन्हें गालियां दी जा रही थी, तो तुम चुपचाप खड़ी थी। और जब वो तुम्हारे पति को उसके बदतमीजी की सजा देने लगे, तो तुम सामने आ गई। मेरे होते हुए इन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर आपके पति आपके लिए भगवान है, तो मेरे पति मेरे लिए भगवान है। लेकिन वो गलती कर रहे हैं, एक बुजुर्ग आदमी का अपमान कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने घर में अपने पति का अपमान नहीं होने दूंगी। ये शिक्षा आप ही ने दी थी कि जिसे एक बार पति मान लिया जाए, वही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा भगवान है। उसका अपमान तुम्हारा अपमान है। मैं अपने घर में इनका अपमान नहीं होने दूंगी। श्याम बेटे, ये सब शांति की करतूत है। पहले इन्हें यहाँ बुलाया और अब इनके सामने पतिव्रता का नाटक रचा रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया? बुड्ढे, तेरी बेटी थी, अब मेरी बीवी है। जो मुझे करना होगा वो मैं कर लूंगा, पर तू इस घर से बाहर निकल। समझे? मुझे माफ कीजिए, आपके बिना बुलाए यहाँ आने से मना किया था, लेकिन मैं नहीं मानी। ये मेरी गलती थी। चलिए यहाँ से चलिए। अब रोने से क्या फायदा? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो तलाक ले सकती है। तलाक? ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हर इंसान को अपनी गलती ठीक करने का अधिकार है, और ये शादी एक बहुत बड़ी गलती थी। जो भी हो, अब वही उसका पति है, वही उसका परमेश्वर है। दोष तुम्हारा नहीं, दोष उस शिक्षा का है, उस परंपरा का है जो हर पति को परमेश्वर कहती है। पति चाहे चोर, डाकू, लुटेरा या कातिल क्यों ना हो। ये कैसी शिक्षा है
कैसा धर्म है? पति पत्नी पर अत्याचार करता है, उसे गालियां देता है, उसे मारता है, कूटता है, उसे जूते लगाता है, और पत्नी उसे अपना धर्म समझकर उसके जूते खाती रहती है, अत्याचार सहती रहती है, मन ही मन घुटती रहती है, मगर किसी से कुछ नहीं कहती। याद है एक दिन तुमने क्या कहा था? अत्याचार करना पाप है तो अत्याचार सहना महापाप है। तो मेरा आज इस पतिव्रत धर्म के नाम पर अपनी बेटी से यह महापाप क्यों करवाया जा रहा है? हम लोग भूल गए कि भगवान की नजर में पति पत्नी दोनों बराबर हैं। अगर पति देवता है तो पत्नी भी देवी है, उसके चरणों की दासी नहीं। मैं अपनी बेटी को दासी बनकर वहां नहीं रहने दूंगा। मैं उसे उस नरक से निकालकर बाहर लाऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता। हम किसी की तकदीर नहीं बदल सकते। और फिर मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो वहां मर जाएगी मगर कभी अपना घर छोड़कर नहीं आएगी। अब उसके लिए वही घर मंदिर है, वही पति परमेश्वर है। परमेश्वर तो लोगों की रक्षा करते हैं, और ये पति नाम का परमेश्वर कैसा परमेश्वर है जिसने कितनी ही अबलाओं की जान ले ली, उन्हें जिंदा जला दिया, रुला रुला कर मार डाला, और उनमें से एक मेरी शांति भी है, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरी लाडली। क्या क्या सपने देखे थे तेरे लिए मैंने, सब टूट गए, सब टूट गए। हाँ, सुजाता हवाई जहाज में चली आ रही है। ये तो मेरी खोपड़ी में चढ़ा आ रहा हवाई जहाज। नहीं नहीं। हाँ, अच्छा, सुजाता अंधेरे को चीरती हुई रेलगाड़ी में चली आ रही है। ये तो उससे भी खतरनाक है। सुजाता बैलगाड़ी में आ रही है, पैदल आ रही है, भाड़ में जाए। ऐसा लिखता हूं, सुजाता घर पहुंच गई। अब कैसे पहुंच गई पढ़ने वाले जाने। ये ठीक है। सुजाता ने बड़ी स्टाइल से अपने घर में कदम रखा। उसकी पतली पतली उंगलियों में सिगरेट नाच रही है। आहा, सिगरेट का धुआं चिमनी की तरह उसके मुंह से निकल रहा है। ये क्या बदतमीजी है? तुमको इतना भी पता नहीं कि एक महान लेखक की कैसे इज्जत करनी चाहिए? अरे तुम्ही ने तो कहा है कि मेरे मुंह से धुआं चिमनी की तरह छूट रहा है। मैंने धुआं छोड़ दिया, इसमें इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम मेरी पात्र हो, मैं तुम्हारा लेखक। जो मैं कहूंगा तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। ये पुराने जमाने की बात है। अब तो जो पात्र कहेगा वही लेखक को करना पड़ेगा। लगता है ये डायलॉग मैं पहले भी सुन चुका हूँ। क्या तुम सचमुच मेरी सुजाता हो या कोई और हो? मेरी? मैं तुम्हारी कब से हो गई? तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुमने ही मुझे जन्म दिया है। तमीज से बात करो वरना दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। ये डायलॉग भी मैं पहले सुन चुका हूँ। सच सच बताओ, तुम कौन हो? बता दूं? मैं तुम्हारे उस मुख्य पात्र की बेटी हूँ जो तुम्हारी हर कहानी में आता है। अरे बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई थी, अब तुम पीछे पड़ गई। घबराओ मत लेखक, दरअसल इस पात्र में भी वो खुद ही आ रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने मुझे भेज दिया। तबीयत खराब हो गई? क्या सीरियस है? मर जाएंगे? जी नहीं, चिंता न करो लेखक, वो इतनी आसानी से ऊपर जाने वाले नहीं। जब तक तुम लिखते रहोगे तब तक वो जिंदा रहेंगे। तब तक वो जिंदा रहेंगे? तो ठीक है, मैं ऐसा लिखता हूँ कि वो मर जाए। हाँ? तुम? तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू मुझे मारना चाहता? मगर तुम ये कौन सा रूप धारण करके आए हो? मैं वो हूँ कि जब बच्चा रात को रोता तो माँ कहती है बेटे मत रो नहीं तो वो आ जाएगा। वो? मगर यहाँ तुम क्यों आए हो? मैं आया हूँ अपनी बेटी को बचाने और तेरी कहानी का अंत करने। लेखक मैं हूँ, तू
तुम मेरा अंत नहीं कर सकते, तुम मेरे पात्र हो। वो जमाना गया, अब पात्र लेखक का अंत करेंगे। बोला जी बाबूजी। जल्दी से म्युनिसिपैलिटी की लारी को बुला दे और ये बड़ी बड़ी मोटी किताबें उसमें डाल के फेंक दे और बची कुची रद्दी में बेचा। और सुन, तू अपनी मान कहानी मुझे आज सुनाई दे, तेरे नाम से मैं उसको छपवा दूंगा। अब मैं इस जन्म में राइटर नहीं बन सकता, लेखक नहीं बन सकता। आपकी ये स्कीम नहीं चलने वाली। क्यों? क्योंकि रंगनाथ पत्थर से ज्यादा मजबूत है। वो अपनी फैक्ट्री और मकान इतनी आसानी से नहीं देने वाला। वो पत्थर का हो या लोहे का, मत भूलो कि वो बेटी का बाप है और बाप का दिल मोम की तरह होता है। जरा सी गर्मी पड़ी कि आंसुओं की तरह टप 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 बहने लगता है। रंगनाथ, मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझ पर विश्वास भी नहीं करते, क्योंकि मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। लेकिन उस दिन उस घर में जो आपका अपमान हुआ वो मुझसे देखा नहीं गया। तुम जो कुछ कहना चाहते हो जल्दी कहो और जाओ ऐसे। मैं क्या ही कह सकता हूं, बस भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि जो अत्याचार शांति बेटी पे हो रहे हैं वो और किसी पे ना हो। मैंने शाम को समझाया कि तुम्हारी दुश्मनी रंगनाथ जी के साथ है, उसकी बेचारी बेटी को कष्ट क्यों देते हो? तो कहने लगा कि कांटा बेटी को चुभता है तो दर्द बाप को होता है। और उसने यह भी कहा कि जब तक उसको उसके मामा जी की फैक्ट्री और ये आलीशान मकान नहीं मिल जाता तब तक बाप की सजा बेटी को भुगतनी होगी। अगर वो ये समझता है कि मेरी बेटी को तकलीफ देने से मैं फैक्ट्री और ये मकान जो मैंने सारी कमाई लगाकर बनाया है उस बदमाश को दे दूंगा तो ये भूल है उसकी। कह देना उससे कि उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैंने भी उसे यही कहा, लेकिन वो कहता है कि अगर उसे यह मकान और फैक्ट्री नहीं मिली तो वो होने वाले बच्चे को गिरवा देगा, बच्चा गिरवा देगा, अबॉर्शन करवा देगा। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। वो समझता है कि अपने आप को। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, शांति से काम लो। जो भी हो, आप एक बेटी के बाप हैं। अगर शांति बेटी को कुछ हो गया, आप दोनों को अकेले इस महल में सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये सारी आग तेरी लगाई हुई है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर उसने बच्चा गिराया तो मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। नाउ गेट आउट। क्या आग लगाई है बंसी बाबू, अब मोम क्या पत्थर भी पिघलेगा। मेरे ख्याल में इन सारी समस्याओं के एक ही हल है। हम दोनों फिर उसी छोटे से घर में वापस चले जाएं, जहां से अपनी जिंदगी शुरू की थी। हम दोनों तो एक दूसरे के सहारे जिंदगी बिता लेंगे, लेकिन मेरी बेटी का कोई सहारा नहीं है। मैं एक रास्ते का गुंडा था, तुमने मुझे प्यार दिया, शिक्षा दी, नई जिंदगी दी, एक आदमी बनाकर यहां तक पहुंचाया। मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी बदौलत हूं। आज तुम चाहते हो कि अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं सब कुछ दे दूं तो दे दूंगा। चलो वहीं चलते हैं, उसी छोटे से मकान में चांदनी रात में बैठकर एक बार फिर वही लोरी गाएंगे। लेकिन तुम मुझे होटल से चाय लाने के लिए मत भेजना, क्योंकि जब से तुम्हारे हाथ की चाय पीने की आदत पड़ गई है ना, होटल की चाय अच्छी नहीं लगती। हाँ, तुम्हारे नहाने का पानी जरूर ला दिया करूंगा। चलो रागिनी, वहीं चलते हैं। देखो श्याम, मैंने ये फैक्ट्री और बड़ा मकान तुम्हारे नाम लिख दिया है। मैंने अपना वचन निभाया है, तुम अपना वचन निभाना। चलो।
दोस्तों, तुम्हारे साथ मिलकर मैंने इस फैक्ट्री को जन्म दिया, एक आदर्श फैक्ट्री बनाया, एक ऐसी फैक्ट्री जिसे हर मजदूर अपनी फैक्ट्री समझता है, जिसके मुनाफे में उसका भी हिस्सा है। अब मैं काम करते करते थक गया हूं, इसलिए आप सबसे विदा होता हूं। अगर मुझसे कोई गलती, कोई भूल हो गई हो तो दो समझकर माफ कर देना। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। सुल्तान सेठ, जैसा मैंने प्लान किया था वैसे उस बुढ़े रंगनाथ ने अपनी बेटी के प्यार और ममता के लिए अपनी सारी जायदाद अपने दामाद के नाम पे कर दी है। इससे पहले कि ये लोंडा अपने हाथों से निकल जाए, इसकी सारी जायदाद इसके हाथों से अपने हाथों में आ जानी चाहिए। तुम इसे आज ही रात उसके घर से उठाकर अपने खास अड्डे में पहुंचा दो, बाकी सब नाटक मैं रचा दूंगा। कमीने कुत्ते जलील, तूने ये जायदाद हथियाने के लिए मुझसे नाटक करवाया था? देखो बच्चे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जायदाद तुमसे हजम नहीं होगी। ए, पकड़ इसे, ले जाओ यहां से। देख बंसीदास, मैं तुझे जान से मार डालूंगा बंसीदास, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बंसीदास। पापा, बंसीदास और उसके आदमी शाम को मार डालना चाहते हैं। क्यों, क्या हुआ? माँ, वो लोग जबरदस्ती उनसे दस्तखत करवाकर फैक्ट्री और मकान अपने नाम कराना चाहते हैं। पापा को उनको बचा लीजिए। सुनिए, आप मुंह फेर कर कहाँ जा रही हैं? कुछ तो कीजिए। सुनिए, आपने अपनी बेटे की शादी अपनी मर्जी से ना की हो या पांव धोकर कन्यादान ना किया हो, आखिर तो वो है हमारा दामाद। अगर उसे कुछ हो गया तो आप बर्दाश्त कर सकेंगे? आपकी आंखों के सामने आपके बेटे का सुहाग उजड़ जाए और वो विधवा बनकर घूमे, उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। पापा, मैं नादानी में बहुत सी गलतियां कर बैठी और बच्चों के लड़खड़ाते हुए कदमों को संभालना बाप आपका फर्ज होता है। पापा, दरवाजा खोलिए, उन्हें बचा लीजिए। पापा, उन्हें बचा लीजिए। आप उन हत्यारों को खत्म करके अपनी बेटी का सुहाग बचाएंगे या हम दोनों आपकी नजरों के सामने जलकर राख हो जाए? दरवाजा खोलिए। रागिनी, एक दिन तुमने इस शेर को अपनी शिक्षा से गाय जैसा बना दिया था। आज वही शेर फिर से अपने पंजे निकालकर अगर उन जालिमों को खत्म नहीं करेगा तो फिर वो काहे का शेर है? बेटी, इस जंग में मेरा जो भी खून छलकेगा वो तुम्हारी मांग का सिंदूर बनेगा। अब मैं जैसा तुझसे कहूंगा तुझे वैसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो आज ये बंसीदास तेरी बंसी बजा के ही रहेगा। चल बच्चा, कर दस्तखत। हरामजादे, कभी नहीं करूंगा। आज मुझे तेरी असलियत का पता चल गया है। तेरे कहने से मैंने अपनी देवी जैसे पत्नी को तकलीफ दी, अपने सास ससुर का अपमान किया। लाइफ में फर्स्ट टाइम तुझ जैसा कमीना देखा मैंने। मैं सिर्फ कमीना ही नहीं,
खानदानी कुत्ता आदमी भी हूं। और अब एक कमीनेपन का एक छोटा सा नमूना दिखाता हूं। सुल्तान सेठ, रस्सी काट दो। बंसीदार से चाकू की धार से मैंने इस रस्सी को 1/4 काट दिया है। 10 मिनट में ये पूरी टूट जाएगी। और फिर तुम्हारा शरीर उबलते हुए पानी में गिर जाएगा और तुम्हारी आत्मा ऊपर जाके बादलों में मिल जाएगी। बोलो, दस्तखत करते हो कि नहीं? कभी नहीं करूंगा हरामजादे, कभी नहीं करूंगा। तेरी गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं ये बुलेट प्रूफ ढाल पहन कर आया हूं। अब देख मैं तेरी कैसी बंसी बजाता हूं।
नहीं छोड़ूंगा। नहीं श्याम, बाकी काम पुलिस करेगी। मुझे माफ कर देना सर, इस कमीने इंसान की वजह से आज तक मैं नादानी और गलतफहमी के अंधेरे में भटक रहा था, लेकिन आज मैंने अक्ल और सच्चाई की रोशनी देख ली है। मुझे माफ कर दीजिए। श्याम, अच्छा इंसान वही होता है जिसे अपनी भूल का एहसास हो जाए। बेटे, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। इस खुशी के मौके पर एक बुरी खबर है। क्या? ये दोनों आपस में अभी भी झगड़ा करते हैं। शांति कहती है कि बेटा होगा, श्याम कहता है कि बेटी होगी, लेकिन इसका एक इलाज है। क्या? बेटा और बेटी साथ हो जाएं। और अगर ये हुआ तो हमारे लाइफ में फर्स्ट टाइम होगा